दिस इज वीडा V2 प्लस। ये गाड़ी मेरे को ऑन रोड पड़ी थी लगभग 800 किलोमीटर के अच्छा, ऑनलाइन परचेस करने पर क्या मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है? ऑनलाइन परचेज करने की जो टाइमिंग थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में मेरे बहुत सारे मिथ थे। अब क्या कितना बेहतर हो गया आपकी मतलब लाइफ ईवी के बाद? आज मैं आ गया हूँ आपके पास हीरो की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल हीरो वीडा V2 प्लस है हमारे पास आज, जिसका ओनरशिप रिव्यू और राइडिंग एक्सपीरियंस बताएंगे। जो मेरे साथ हैं आज वो राइडिंग भी करते हैं तो, और उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है और काफ़ी कुछ उन्होंने टेस्ट किया हुआ है, वो आपको बताएंगे जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव है वीडा के बारे में। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और आज भैया की रिक्वेस्ट पे काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे वीडा V2 के रिव्यू के लिए आए हुए हैं। लास्ट टाइम हमारा मीट कैंसिल हो गया था किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, बट आज हमारा ये चीज़ें हमारी वर्क कर गई। विकल भैया मुझे आप ये बताइए, जैसे आपका ये अपना गाड़ी का कौन सा वेरिएंट है? दिस इज़ वीडा V2 प्लस। जैसे इसमें 3 मॉडल आते हैं, वीडा V2 लाइट, वीडा V2 प्लस एंड वीडा V2 प्रो। तो हमने इस बार सिलेक्ट किया था अपने गाड़ी के लिए वीडा V2 प्लस, ठीक है, जो मिड सेगमेंट है इसका। कितना समय हो गया और कितनी रेंज देती है ये गाड़ी? इस गाड़ी को लिए हुए मेरे को लगभग 35 to 40 डेज हो चुके हैं, और लगभग इसकी रेंज की बात करूं 95 किलोमीटर की रेंज हमने एक्सपेक्ट की है इससे। और अभी हम ये वीडियो जो है बरेली उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं जी। तो यहाँ इसका ऑन रोड प्राइस क्या है? ये गाड़ी मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 1,18,000 समथिंग 600 के अराउंड की। उस पर मुझे कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिल गया था फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो वो 1,16,000 रुपए की मेरे को नेट पड़ी है। अच्छा, तो आपने ऑनलाइन परचेस की? जी, मैंने ऑनलाइन परचेस तो लगभग कितना टाइम हो गया है गाड़ी को परचेस करे हुए? अब 35 से 40 दिन हो चुके हैं इस गाड़ी को। अच्छा, और आपने कितना किलोमीटर चला लिया है? लगभग 800 किलोमीटर के अराउंड मैं इसको कर चुका हूँ। अच्छा, ऑनलाइन परचेस करने पर क्या मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है? ऑनलाइन परचेज करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑनलाइन परचेज करने की जो टाइमिंग थी दैट वाज वेडनेसडे नाइट 10:30 PM मैंने गाड़ी बुक करी, और थर्सडे 11 o'clock मेरे को गाड़ी मिल गई। सेकेंड डे नेक्स्ट डे, मतलब विद इन 24 आवर्स आई विल गेट द की ऑफ द व्हीकल इन माई हैंड। और सारा डॉक्यूमेंटेशन इतना हैजल फ्री था कि वहाँ पर जाके हमने अपनी आईडी जनरेट कराई, और जो भी रेस्ट ओवर अमाउंट था जो उसका RTO का, इंश्योरेंस का, वो हमने वहाँ पे पे ऑफ करके, और 11 साढ़े 11 बजे हमने गाड़ी की चाबी अपने हाथ में ले ली। ये गाड़ी जो आपने परचेस की विद इंश्योरेंस थी ऑनलाइन? ये विद इंश्योरेंस थी। ऑनलाइन में जो होता है एक शोरूम का प्राइस होता है इंश्योरेंस का, और जो RTO के चार्जेस थे वो हमने शोरूम पे मूसाराम पे पे किए थे। अच्छा भैया, आपने पहले कभी कोई और इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज किया है या आपका फर्स्ट है? ये परचेज किया हुआ तो मेरा फर्स्ट है। बाकी मैंने जो नॉन ब्रांडेड कई सारे स्कूटर्स आते हैं, जैसे ओरिवा का आइलिश आता है, या याकुजा का एक नॉन स्कूटर आता है जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 28-30 रहती है, वो मैंने ट्राई किए थे, बट वो इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहे। और व्हीकल परचेज करने के टाइम पे मैंने 2-3 मेजर ब्रांड्स को अपने दिमाग में रखा था, जैसे कि TVS, हीरो और चेतक, ये 3, और एक एथर, सॉरी, 4 ब्रांड्स को मैंने रखा था। उनमें से फिल्टर आउट करके मैंने इस गाड़ी को चूज किया अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल से पेट्रोल व्हीकल में क्या मेजर डिफरेंस लगा आपको कि लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होना चाहिए? इस गाड़ी को लेने से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में मेरे बहुत सारे मिथ थे जो इस गाड़ी को लेने के बाद दूर हुए हैं, और आप मानेंगे कि इसको चलाने के बाद मेरे पास 4 या 5 पेट्रोल व्हीकल और हैं जिसको मैं बिल्कुल नहीं चलाता। सबसे मेन एडवांटेज तो ये है कि एक तो ज़ीरो एमिशन हो गया हमारा, साउंडलेस हो गया, पेट्रोल की क्यूज़ में हमको जाना नहीं है, मैकेनिक के पास हमको जाना नहीं है, हमने गाड़ी को अपने घर पे या नियर बाय ऑफिस पॉइंट पे हमने इसको चार्ज करना है, और रेंज के अकॉर्डिंगली अपने कामों को पूरा करना है। और अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विस की, तो उसका क्या रिस्पॉन्स है शोरूम वालों की तरफ से? अब जैसे कि मेरे को 35 से 40 दिन हुए हैं इस गाड़ी को लिए हुए, तो उस हिसाब से मेरी फर्स्ट सर्विस थी। सर्विस का रिस्पांस तो कोई इतना ज़्यादा, मतलब मैं उसको बोलूँगा कि अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि गाड़ी गई, वॉश हुई, सर्विस में नॉर्मल इसके ब्रेक के इंस्पेक्शंस हुए और इलेक्ट्रॉनिक्स चेक हुए, और 1-2 जो मेजर और माइनर जो भी इंस्पेक्शंस होते हैं वो उन्होंने कर करके मेरे को गाड़ी लगभग विद इन 1 आवर या उससे भी कम टाइम के अंदर मेरे को गाड़ी हैंड ओवर कर दी।
मतलब कोई ऐसा इशू नहीं था कि जो लगे आपको कि फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बाद आपको आया? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं आया। दिस इज माय फर्स्ट सर्विस। अगर बात करें इसमें ईवी में जो पेट्रोल में जो हमारा एक्सपेंस आता है, जो भी खर्चा आता है, और ईवी में उसका मतलब क्या कितना बेहतर हो गया आपकी मतलब लाइफ ईवी के बाद? ईवी के बाद एक मेजर चेंज जो आया है वो है कि एक तो मेरे को मैकेनिक्स को विजिट नहीं करना पड़ता है, पेट्रोल पंप पे नहीं जाना पड़ता है, और गाड़ी इजी टू राइड है। मतलब अगर दिन भर में हमने 70-80 किलोमीटर गाड़ी चलाई है तो शाम को उसको चार्जिंग पे लगा दिया और सुबह हम 80-85-90 किलोमीटर के लिए फिर से रेडी टू गो हैं। अच्छा भैया, इसमें जो मोड रहते हैं आपके बेड़ा जी। V2 प्लस में, कौन से राइडिंग मोड, कितने मोड रहते हाँ, हैं इसके राइडिंग मोड? अंदर जनरली हमें 3 राइडिंग मोड मिलते हैं। ये एक हो गया हमारा इकोनॉमिकल, दैट इज नॉर्मल, दूसरा मिलता है सिटी मोड और तीसरा मिलता है स्पोर्ट मोड। तो जनरली हम लोग को जो अच्छी माइलेज जो मिलती है वो इको मोड में मिलती है, जिसमें उसकी रेंज होती है 95 शो करता है अप्रॉक्स 100% बैटरी पर। और जैसे हम उसको सिटी मोड पे ले आते हैं तो वो 60 टू 65 की रेंज में आ जाता है, और स्पोर्ट मोड पे 58 टू 55। अच्छा, गाड़ी को आपने मतलब कभी ऐसा भी हुआ होगा कि गाड़ी पे आपको कुछ लोड रखना हुआ होगा, जी। तो उससे इसके माइलेज में कोई फर्क आया है? माइलेज पर तो फर्क नहीं आता ईवी पे। अगर मैं चेक करूं तो हमने जब पिलियन राइड के साथ राइड किया था और हमारे साथ कुछ लगेज था हमारे फ्रंट डेस्क पे, तो स्पीड की मॉड्यूलेशन कुछ चेंज होती है। जैसे बॉडी के ऊपर वेट आता है, हम लोग की स्पीड चेंज होती है, उस हिसाब से गाड़ी के ऊपर जब वजन आता है तो उस हिसाब से उसकी स्पीड में थोड़ा बहुत अल्टरेशन होता है। क्योंकि अगर मैं इसको सोलो चलाता हूं तो जो पंच तब मिलता है वो पिलियन के साथ थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ़र्क आता है, और वैसे ही अगर हम वेट पुट ऑन कर देते हैं तब भी थोड़ा सा चेंज आता है। अच्छा, एक नियर अबाउट मतलब एक अंदाजा लग जाए लोगों को कि क्या मतलब किलोमीटर में कितना फर्क आ जाएगा अगर गाड़ी को लोड के साथ यूज करा जाता है? मेरे हिसाब से 15 किलोमीटर के आसपास का फ़र्क आ जाना चाहिए। आ जाएगा। अगर आप फुल लोड पे बिल्कुल इसको एक्टिवा की तरह ठेला गाड़ी या ढोआ गाड़ी बना करके चलाओगे, 15-16 किलोमीटर का डेफिनेटली बैटरी के ऊपर फ़र्क आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम बात ईवी की कर रहे हैं इसलिए थोड़ा कंपैरिजन मैंने रखा है थोड़ा एक्टिवा को लेके। अगर एक्टिवा या किसी एनी स्कूटर के साथ ईवी का कंपैरिजन किया जाए जी। तो क्या अच्छा है ईवी में? ईवी के साथ एडवांटेज और एक्टिवा के साथ डिसएडवांटेज। देखिए, पहली चीज़ तो क्या है ना कि आपको जो लोकल मैकेनिक और जो लोकल पेट्रोल पंप पर जाने का होता है, सबसे मेन चीज़ है इसमें आपको एडवांटेज है। क्योंकि मैंने अपने शहर में ही कई बार देखा कि पेट्रोल के लिए हमें लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। अब पेट्रोल में जिस हिसाब से अल्ट्रेशंस होते हैं ना कि कई बार हमें पेट्रोल में चोरी हो रही है या पेट्रोल के प्राइसेस वेरिएट कर रहे हैं, तो वो एक टेंशन इसमें ईवी में नहीं होती है। हाँ, यूनिट के चार्जेस अगर इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ते या घटते रहते हैं तो वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को कमर्शियल यूनिट पे चार्ज करता हूँ, स्टोर पे, ना कि रेसिडेंस पे। तो मैं मान सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है कि अगर आप ईवी चलाते हो तो बैटरी कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है पेट्रोल के कंपैरिजन में, और उसकी मेंटेनेंस भी एक्टिवा के मुकाबले बहुत लो है। अगर बात करी जाए जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, जी। हाउस होल्ड हैं या वर्किंग वूमेन है, तो उनके लिए ईवी कैसे बेस्ट है? उनके लिए तो मैं मानूंगा कि ये एक वरदान है। जस्ट बिकॉज कि एक तो लेडीज़ को पेट्रोल पंप पर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा मैकेनिक्स के यहाँ नहीं खड़ा होना पड़ेगा, और तीसरा इसमें SOS का फीचर दे रखा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप SOS का बटन दबाएं, अपने नियर डियर वंस को अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम यहाँ खड़े हैं और वो हमें ट्रैक कर लें।